गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो होम अप्लायंसेस है उसके कारण हो सकता है, या इंडस्ट्रियल करंट के कारण हो सकता है, जो हाई वोल्टेज लाइन जाती है उसके कारण से हो सकता है, और कभी कभी जो बिजली गिरने के कारण, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं, उसके कारण से हो सकता है। तो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ कैसे बॉडी को अफेक्ट करती है और क्यों इसमें फ़र्क होता है, किसी में ज़्यादा तकलीफ होती है, किसी को कम तकलीफ होती है, और इसके क्या क्या प्रेजेंटेशन रह सकते हैं, किस कंडीशन में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहिए, किस कंडीशन में पेशेंट को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसका वैरिड प्रेजेंटेशन है, सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है। इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी में से। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऐसा करंट, ऐसे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बॉडी के ऊपर आती है तो बॉडी उसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और इस रिएक्ट करने के प्रोसेस में बॉडी को बहुत बार डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिकल इंजरीज मिलती है। तो इलेक्ट्रिक करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्टरनेट करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अब मोस्टली ये जो डायरेक्ट करंट है ये बैटरीज में होता है। बहुत से इसमें हम देखते हैं कि डीसी शॉक देते हैं, है ना, तो ये डायरेक्ट करंट शॉट होता है फॉर कार्डियोवर्जन। ये मोस्टली बैटरीज से आता है। दूसरा टाइप का करंट होता है, इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है ना, और ये इस तरीके का करंट होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट में मोस्टली हमने देखा है जो भी होम अप्लायंसेस होते हैं वो अल्टरनेट करंट पे चलते हैं। तो इसके साथ प्रेजेंटेशन अलग होता है, डायरेक्ट करंट के साथ में प्रेजेंटेशन अलग होता है। डायरेक्ट करंट मोस्टली एक सिंगल शॉक देता है और पेशेंट मोस्टली उससे सोर्स से दूर फेंक दिया जाता है, तो इससे कांटेक्ट टाइम कम रहता है। यहाँ पे जो है पेशेंट, जब अल्टरनेट करंट पेशेंट को लगता है तो मोस्टली मसल टिटेनी जनरेट हो जाती है, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, और वो कभी कभी पेशेंट सोर्स को ग्रास्प कर लेता है, जिसके कारण से बहुत देर तक के उसको पेशेंट पकड़ के रखता है, और उसके कारण से इंजरी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब अल्टरनेट करंट को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो है वो 500 to 1000 वोल्ट तक के रहता है। अब ये हाई वोल्टेज 500 से ज़्यादा रहा तो हम उसको हाई वोल्टेज कहते हैं। अगर हम लो वोल्टेज के बारे में बात करें तो लो वोल्टेज जो 500 के नीचे, उसको हम लो वोल्टेज करंट बोलेंगे। हाउस होल्ड जो पावर सप्लाई होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 से लेके 250 तक के, ठीक है। तो जो होम अप्लायंसेस जो हम चलाते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई जो दिया जाता है वो 220 से 250 तक के दिया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम डैमेज का अगर कंसिडरेशन करें तो ये 220 भी काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी को डैमेज करने के लिए। अब जो हम देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स होते हैं या फिर जो हम फ्यूज़ कहते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर इसका वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाए और जो ज़्यादा करंट है वो उसमें से फ्लो ना हो। लेकिन ये 220 भी काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, मतलब अगर किसी को करंट लगता है तो कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करेगी कि उसको कितना डैमेज होगा। सबसे पहले तो हमने समझा था कि वोल्टेज, कितना ज़्यादा वोल्टेज का करंट लगा है उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि उसको कितना डैमेज हुआ। दूसरा है करंट, कितना करंट बॉडी में से फ्लो हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कितना डैमेज हुआ है। तीसरा है रेजिस्टेंस और चौथा है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो वोल्टेज है ये हमने समझा था कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज है। अब जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रहता है, जैसे हमने देखा कि घर के सामने से अगर पावर लाइन गई है या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल के पास में जो होता है उसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर किसी कारण से पेशेंट या फिर कोई आदमी या बच्चा उसको टच कर देता है, या बहुत बार पतंग निकालने के लिए कोई तार वार उसको टच कर देता है और करंट उसके बॉडी के थ्रू जाता है हाई वोल्टेज,
तो उसमें इलेक्ट्रिक बर्न्स ज़्यादा होते हैं, है ना। उसमें हम देखते हैं कि मसल्स तक के पूरा सीवियर बर्न होता है, बर्न यूनिट में एडमिट होना पड़ता है, कंपार्टमेंटल सिंड्रोम हो जाते हैं, बहुत बार एम्पुटेशन भी लगता है। और दूसरा जो है, अगर कम वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेस के कारण करंट लगा है, तो वो लो वोल्टेज होता है, लेकिन अल्टरनेट करंट होने के कारण बहुत बार पेशेंट टिटेनी में चला जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और टिटेनी में जाने के कारण उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वो सोर्स को पकड़ लेता है, जिसके कारण से कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से लो वोल्टेज होने के बावजूद बहुत बार बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब ज़्यादा वोल्टेज का करंट है तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं, और जब लो वोल्टेज का करंट है तो वो बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब बॉडी के थ्रू जब ट्रैवल कर रहा है तो उसमें भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो हुआ है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कितना रेजिस्टेंस है। तो लो वोल्टेज जब बॉडी में से जाता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हार्ट को और ब्रेन को, है ना। डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते से गया है। अब दूसरा फैक्टर है करंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी में से फ्लो हो गए, उसको हम बोलेंगे कि करंट, कितने मिली एम्पियर का करंट लगा है। अब इसको हम मिली एम्पियर बोलेंगे, इसको हम वोल्टेज का वी में इंडिकेट करेंगे। अब जो जितना करंट बॉडी में से फ्लो होगा उतना डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि बहुत से लोगों में इसका वेरिएशन देखा गया है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने के बावजूद भी उनके मसल्स टिटेनी में नहीं जाते, मतलब उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हमने बहुत बार टीवी में देखा है, वो लोग दिखाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट को पकड़ते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करेगा, हर बॉडी का अलग होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है कि वो उसके अंदर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होने के पहले कितना करंट जाएगा, ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। इसके कारण से हम देखते हैं कि किसी लोगों को बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक करंट के कारण कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और किसी लोगों को नहीं होते, इवन उनका बहुत प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रहने के बावजूद भी। तीसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस। अब इसको हम ओम्स में डिनोट करते हैं। अब जब रेजिस्टेंस जिस ऑर्गन का ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लो को अगर कोई ऑर्गन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है तो उसमें हीट ज़्यादा डेवलप होती है, और वहाँ पे हीट जनरेट होने के कारण वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फिजिकल डैमेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्किन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन। अब इसमें क्या होगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड वेसल्स हो गए या फिर मसल्स हो गए या फिर नर्व्स हो गए, इसमें दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बस करंट आता है तो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण से उनको डैमेज ज़्यादा नहीं होता। डैमेज किस चीज़ को होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके बोन्स, स्किन और फैट। अब इसमें रेजिस्टेंस होने के कारण ये हीटअप हो जाते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद में बहुत बार इसको फिजिकल डैमेज हो जाता है। तो बहुत बार जहाँ पे भी जिस हाथ से आपने वायर को पकड़ा है वहाँ पे आपको वुंड मिलता है, जिसको हम कहते हैं एंट्री वुंड, और एक वुंड यहाँ पे भी मिलेगा जहाँ से करंट आपका फ्लो होके ज़मीन में चला गया। फॉर एग्जांपल, अगर पैर में है तो पैर में आपको एग्जिट वुंड मिलेगा। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा फिजिकल डैमेज। तो बहुत बार हमने देखा है कि हाथ पैर में एंट्री वुंड मिलते हैं, लेकिन जैसे हमने समझा था कि स्किन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन पर्सन टू पर्सन में ये भी डिफर कर सकता है कि किसकी स्किन ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रही है और किसकी कम दे रही है। तो बहुत बार हमने देखा कि इसमें जैसे केराटिनाइजेशन का रोल है, थिकनेस ऑफ द स्किन का रोल है, या फिर सबक्यूटेनियस फैट का रोल है। तो इसके कारण से भी इवन स्किन में सेम वोल्टेज के लिए अलग अलग इंसान में अलग अलग डैमेज हो सकता है। दूसरा, जब ये करंट बॉडी में से फ्लो होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हीट होके ही डैमेज करे। फॉर एग्जांपल, अगर वो करंट ट्रैवल कर गया बॉडी में से और वो हार्ट में से चला जाए
तो वो हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंड्यूस कर सकता है, जिसके कारण अरिथमिया में हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा डैमेज दिखा, मतलब उसने स्किन में उसको करंट को ज़्यादा वहीं पे रेजिस्टेंस देने के कारण वो अंदर ज़्यादा फ्लो नहीं किया, जिसके कारण इंटरनल डैमेज कम रहते हैं। और बहुत बार जब यहाँ पे डैमेज कुछ भी नहीं है, मतलब आपको अगर एंट्री वुंड नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद हो सकता है पेशेंट को इंटरनल इंजरीज हो, क्योंकि स्किन ने वो रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, पूरे करंट को फ्लो होने दिया, जिसके कारण इंटरनल डैमेज हुआ है। अब इंटरनल डैमेज कहाँ कहाँ पे होना है सबसे ज़्यादा? अगर लो वोल्टेज का करंट अगर ज़्यादा देर के लिए फ्लो हुआ है तो मोस्टली हम देखेंगे कि मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं, जिसके कारण टिटैनी होती है। टिटैनी मतलब सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। दूसरा, कार्डियक अरिथमियाज होते हैं। अगर ब्रेन में से चला जाए तो हम देखेंगे कि सीजर्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो जो सर्किट बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का हेड है, हाथ है और ये पैर है, और अगर हम समझते हैं कि पेशेंट के सर पे से इलेक्ट्रिकल करंट आया है, समझो यहाँ से इसकी एंट्री हुई और ये इस तरीके से जहाँ से हाथ में से एग्जिट हुआ या फिर पैर में से एग्जिट हुआ, तो इसमें हम देखेंगे कि ये ब्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। और ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि उसको सीजर्स आएंगे, कोमा में पेशेंट जा सकता है, या फिर अंदर में सीएनएस डैमेज भी हो सकता है। अगर समझो ये ट्रैवल करता हुआ, समझो ये राइट हैंड में गया, यहाँ पे उसने हार्ट को अफेक्ट किया और उसके बाद में ये लेग में से निकल गया, तो हमको क्या होगा? जहाँ से एंट्री हुई यहाँ पे एंट्री वुंड मिलेगा, जहाँ से एग्जिट हुआ वहाँ पे एग्जिट वुंड मिलेगा, लेकिन ये हार्ट को अफेक्ट करेगा। और जब हार्ट को अफेक्ट करेगा तो पेशेंट को कार्डियक अरिथमियाज हो सकता है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाए और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जैसा हमने समझा कि ज़रूरी नहीं है कि हमको एक्सटर्नल इंजरीज मिले। हो सकता है अगर ये स्किन ने कम रेजिस्टेंस दिया तो यहाँ पे कुछ भी एंट्री वुंड हमको नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा करंट ट्रैवल करने के कारण, कार्डियक अरिथमिया के कारण पेशेंट की फिर भी मौत हो सकती है। चौथा है फ्रीक्वेंसी। अब करंट की, अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी पर भी ये डिपेंड करता है कि कितना डैमेज होगा। जनरली जो लो फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेट करंट होता है वो ज़्यादा डैमेज करता है। एक और कंसेप्ट जो हमको समझना है वो है लेट गो करंट। एक होता है लेट गो करंट, मीन्स कितना करंट बॉडी में शरीर से जाते वक्त भी इंस्पाइट ऑफ मसल टिटैनी पेशेंट उसको रिलीज कर सकेगा। मतलब पेशेंट को करंट लग रहा है लेकिन वो फिर भी उस सोर्स को छोड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ और मुझे करंट लग गया, करंट लगने के बावजूद, करंट लगने के कारण मसल्स थोड़े से स्पाज्म में चले गए और टिटैनी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ सकता हूँ। वो भी इंडिविजुअल वेरिएशन रहता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक 70 किलो का अगर आदमी है तो 75 किलो का अगर आदमी है तो 70 मिली एम्पियर का डायरेक्ट करंट और एक 15 से 20 मिली एम्पियर का अल्टरनेट करंट वो लेट गो कर सकता है। मतलब करंट लगने के बाद, टिटैनी इंड्यूस होने के बाद भी उसको वो रिलीज कर सकता है। बच्चों में ये 5 to 10 मिली एम्पियर के करीब ही रहता है। मतलब जितने में हाउस होल्ड अप्लायंसेस में तो वो उसको फिर भी उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसके कारण से जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस के कारण लगने वाला करंट है उसमें बॉडी को डैमेज होने के चांसेस है। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजुरीज दी है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इसको जस्ट थेरोटिकल पर्पस के लिए याद रखते। एक तो फ्लैश मीन एकदम से स्पार्क हुआ और पेशेंट को उसके कारण से तकलीफ हुई। और स्पार्क होने के कारण सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं, है ना, स्किन के ऊपर बर्न्स रहते हैं। मोस्टली स्किन के थ्रू कोई भी करंट ट्रैवल नहीं करता। दूसरा है फ्लेम टाइप का मीन्स पेशेंट को हाथ लगाया और वहाँ पे आग लग गई, कपड़े में आग लग गई या फिर बॉडी में आग लग गई, इसको हम फ्लेम टाइप का बोलते हैं। तीसरा होता है लाइटनिंग टाइप मीन्स किसी के ऊपर अगर बिजली गिर गई हम बोलते हैं। तो बिजली भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, वो बॉडी को टच करके बॉडी के थ्रू ज़मीन में चली जाती है और ये हाई वोल्टेज करंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉडी में से गुजरता है और वो अलग टाइप का डैमेज देता है। और चौथा है जो हम रूटीनली करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजुरीज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं, जिसमें हम देखा कि करंट बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता है। तो ऐसे 4 प्रकार की इलेक्ट्रिकल इंजुरीज बताई गई है। फर्स्ट
फ्लैश टाइप, सेकंड फ्लेम टाइप, थर्ड लाइटनिंग और फोर्थ है ट्रू इलेक्ट्रिकल इंजरी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से बॉडी के थ्रू करंट ट्रैवल करता है। अब इसमें हमने देखा कि हाई वोल्टेज करंट जब बॉडी में से जाता है तो स्किन को डैमेज करता है, वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाएगा, फिर वो बॉडी में से ट्रैवल करते हुए सब चीज़ को हीट अप करेगा, बहुत बार बॉडी में आग लग जाती है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डीप बर्न हो जाते हैं। अब ये बर्न भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग रह सकते हैं, हो सकता है कई पार्ट में थोड़ा सा कम बर्न हो, कई पार्ट में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जैसा हमने समझा था कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको होगा उतना ज़्यादा बॉडी हीटअप होके उतना ज़्यादा डैमेज करेगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखेंगे वहाँ पे प्रोटीन कोएगुलेशन हो जाएगा, टिश्यूज़ में मसल्स में ईडिमा आ जाएगा। अब ईडिमा होने के कारण बहुत बार कंपार्टमेंटल सिंड्रोम हो जाता है। कंपार्टमेंटल सिंड्रोम मीन्स स्किन के अंदर के पूरे बहुत ज़्यादा मसल्स स्वेलअप हो जाते हैं। अब वो स्वेलअप होने के कारण अंदर में जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से बहुत बार उनका सामने की इसका ब्लड सप्लाई हैम्पर होके नेक्रोसिस हो सकता है, बहुत बार नर्व डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें आपको बहुत बार उसको इंसिजन दे के फेशियोटॉमी करना पड़ता है, जिसके कारण फेशिया रिलीज़ हो जाए और अंदर का प्रेशर रिलीज़ हो जाए, जिसके कारण से आर्टरीज और नर्व्स को डैमेज ना हो। अब इसके अलावा बहुत सारे इस मसल कोएगुलेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हीमोलिसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस तैयार हो जाता है। तो ये सब हाई वोल्टेज के प्रॉब्लम होते हैं। लो वोल्टेज करंट जब बहुत देर के लिए बॉडी में से गुजरता है तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं ना। तो मसल्स हमने देखा ना, पेशेंट ऐसे इस तरीके से हिलते रहता है क्योंकि मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो आते जाते रहते हैं, जिसके कारण से मसल बहुत देर तक के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण उसके अंदर का पोटेशियम बाहर आता है, उसके अंदर का कैल्शियम बाहर आता है। पोटेशियम ज़्यादा आने के कारण बहुत बार कार्डियक अरिथमिया होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जब मसल्स बहुत ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मायोग्लोबिन जो है मसल के अंदर का वो बाहर आ जाता है, और मायोग्लोबिन बाहर आने के कारण जो पेशाब है, पेशाब में से ये मायोग्लोबिन जाने लगता है, और जब ये पेशाब में से मायोग्लोबिन जाता है तो पेशाब लाल कलर की होती है। बहुत बार ये मायोग्लोबिन किडनी को डैमेज भी करता है। तो जो भी पेशेंट को करंट लगा है बहुत देर के लिए, उसमें हमको देखना है कि पेशाब लाल तो नहीं हो रही है। अगर पेशाब लाल हो रही है तो पेशाब जांच के लिए भेज दो, अगर उसमें मायोग्लोबिन है तो सीरम मायोग्लोबिन का लेवल करो। ऐसे कंडीशन में हमको देखना है कि पेशेंट की किडनी को डैमेज ना हो, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उसको फ्लूइड देके उसका डायूरिसिस करना पड़ता है, यूरिन को अल्कलाइन करना पड़ता है, क्योंकि एसिडिक यूरिन में ये ज़्यादा प्रेसिपिटेट होकर किडनी को डैमेज करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से ये डैमेज कर सकता है। सेकेंडली, जब ये हार्ट में से जाएगा तो कार्डियक अरिथमियास करेगा, जब ब्रेन में से जाएगा तो सीजर करेगा। उस हिसाब से भी इसका प्रेजेंटेशन अलग अलग रह सकता है। अब बच्चों में बहुत बार बच्चे जो वायर है वो मुंह में पकड़ लेते हैं, जिसके कारण से ओरल बर्न्स उनको मिल सकते हैं, है ना। ओरल बर्न्स मिल सकते हैं और बहुत बार डिस्चार्ज फॉर्म हो जाता है। जो भी ये डिस्चार्ज गिरता है चौथे पाँचवें दिन, तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है। जैसा हमने समझा कि एंट्री वुंड एग्जिट वुंड लग सकता है, जहाँ पे पेशेंट ने कैच किया था वहाँ पे एक अल्सर रह सकता है, और जहाँ से एग्जिट हुआ वहाँ पे एग्जिट वुंड रह सकता है। और किसी इसमें कुछ भी एक्सटर्नल फीचर्स नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जितना रेजिस्टेंस स्किन देगी उतना स्किन के ऊपर डैमेज दिखेगा। अगर स्किन का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो यहाँ पे डैमेज बहुत कम दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सुपरफिशियल इंजुरीज नहीं भी है तो भी पेशेंट को इंटरनल इंजुरीज रह सकती है। अब कभी कभी ये करंट ट्रैवल करते हुए लीवर में से चला जाता है, जिसके कारण से लीवर डैमेज होकर लैसरेशंस हो जाते हैं, है ना। बहुत बार लीवर के ऊपर लैसरेशंस हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशंस इसके ऊपर हो सकता है ना। तो दो तरीके से ये काम करता है, एक तो हाई वोल्टेज जब इसमें से जाता है तो हीट प्रोड्यूस करके, और दूसरा मसल्स में या फिर हार्ट में या फिर ब्रेन में या फिर लीवर में ये अलग अलग तरीके से करंट फ्लो होने के कारण डैमेज डेवलप कर सकता है। कभी कभी जब ये बॉडी में से जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा विगरस मूवमेंट होने के कारण नेक के मसल्स, नेक के स्पाइन को भी, सर्वाइकल स्पाइन को भी डैमेज हो सकता है। या फिर बहुत बार पेशेंट फेंक दिया जाता है करंट से दूर, तो वो जाके दीवार पे या फिर किसी चीज़ से टकरा के उसको हेड इंजरी हो सकती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन से कभी कभी बोन्स भी फ्रैक्चर होते हैं, अगर बोन्स फ्रेजाइल है तो, और बहुत बार हेड इंजरी होती है, या फिर किसी चीज़ के गिरने के कारण भी ब्लंट ट्रॉमा होता है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो हमको ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि कहीं वो इश्यूज़ तो नहीं है। तो हर पेशेंट को, आपको जब भी इलेक्ट्रिक शॉक की इंजरी की हिस्ट्री होती है और आपको पेशेंट को शिफ्ट भी करना है तो उसकी नेक को सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी कारण से सर्वाइकल स्पाइन को डैमेज हुआ है
तो जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है बहुत बार सर्वाइकल कॉर्ड को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से फिर क्वाड्रिप्लेजिया में पेशेंट जा सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक की हिस्ट्री हो तो नेक को सपोर्ट करना है। बहुत बार हम नेक बेल्ट भी यूज़ करते हैं पेशेंट को शिफ्ट करते समय। अब ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है, अगर उसमें अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री है, किसी ने इसके जो देखा है कि इसको करंट लगा था और काफ़ी देर के लिए लगा था, अगर उसको कार्डियक अरिथमियाज हुआ है या फिर प्रीवियस हार्ट डिसीज़ या कोई और डिसीज़ है जो कंसर्न रेस करता है, किडनी का डिसीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में बेटर है आप पेशेंट को एडमिट कर लीजिए। और एडमिट करने के बाद में उसका कुछ इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। हर पेशेंट का एक ईसीजी कर लेना चाहिए, इसी में कोई अरिथमियाज तो नहीं है वो हमने देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक बार पेशेंट को शॉक लगने के बाद अरिथमिया नहीं है तो बाद में आएगा ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन एट प्रेजेंट आपने एक ईसीजी कर लेना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है वो देखना चाहिए। अगर प्रीवियसली नोन केस ऑफ हार्ट डिसीज़ है, इस्टेमिक हार्ट डिसीज़ है या फिर प्रीवियस अरिथमिया की हिस्ट्री है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर सीजर की हिस्ट्री है तो भी पेशेंट को 24 घंटे के लिए एडमिट कर लेना चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके बाद में अगर पेशेंट को बहुत प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है कॉन्टैक्ट की करंट के साथ में, बहुत देर तक के अगर करंट लगा है, तो उसका हमने जैसा समझा था कि एक पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल, सीबीसी एक कर लेना चाहिए। उसके बाद में उसका क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस सीपीके बोलते हैं वो कर लेना चाहिए। अगर अरिथमियाज है या फिर किसी कारण से ऐसा लगता है कि इसको कार्डियक अरेस्ट में गया था, सीपीआर लगा है, तो इसमें सीपीके एमबी या ट्रोपोनिन जो कार्डियक मार्कर है वो देख लेने चाहिए। इसके अलावा जैसा हमने समझा था कि यूरिन में मायोग्लोबिन तो नहीं है, मायोग्लोबिन है तो सीरम में मायोग्लोबिन का लेवल क्या है, किडनी फंक्शंस कैसे हैं, और कहीं पे अगर हमने देखा कि थ्रोम्बोसिस और इसकी है चीज़ें तो इसके लिए भी इवेल्युएट करना चाहिए कि कहीं पे कुछ कंपार्टमेंटल सिंड्रोम तो नहीं होना चाहिए। अर्ली हमको सर्जिकल रेफरेंस लेना है, उनसे इवेल्युएट करना है। कहीं उसको फिशियोटॉमी की तो ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बर्न्स हो चुके हैं पेशेंट को तो हमें उसको बर्न यूनिट में एडमिट करना पड़ेगा, उस हिसाब से फ्लूइड मैनेज करना पड़ेगा। तो जब भी अगर मायोग्लोबिन यूरिया है तो आपको उसको ज़्यादा फ्लूइड देना है और डायूरेसिस डालना है। डायूरेसिस करने के लिए आप मैनिटोल यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लैसिक्स दे सकते हैं, और अल्कलाइन करने के लिए सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं। तो जब यूरिन अल्कलाइन रहता है तो ये मायोग्लोबिन प्रेसिपिटेट नहीं होता। एसिडिक यूरिन में मायोग्लोबिन प्रेसिट होकर ज़्यादा किडनी डैमेज कर सकता है। वो कभी ऐसा लगता है कि नेक इंजुरी हुई है तो कभी कभी सीटी और या फिर हेड इंजुरी हुई है तो सीटी हेड या फिर एमआरआई स्पाइन, आपको नेक स्पाइन करने का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक चेस्ट एक्सरे करके भी देख सकते हैं कहीं अंदर में तो कुछ डैमेज नहीं हुआ है ना। मोस्टली जो करंट फ्लो होता है वो बहुत बार कार्डियक मायोसाइट को डैमेज करता है, लेकिन लंग्स में इस तरीके का डैमेज रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर बच्चे को डिस्ट्रेस है तो किसी और कारण से, फिजिकल इंजरी के कारण भी लंग को प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट है तो ऐसे कंडीशन में आपने एक्सरे कर लेना चाहिए। जब भी ऐसा पेशेंट आता है तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले एट द टाइम ऑफ सीन, अगर किसी को आपके सामने करंट लग रहा है तो सबसे पहले कोशिश करना है कि पावर सप्लाई बंद कर दें। अगर पावर सप्लाई बंद करना पॉसिबल नहीं है तो किसी इंसुलेटेड मटेरियल से, फॉर एग्जांपल ड्राई वुड है या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ है, उससे आप पेशेंट को सोर्स से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी हालत में पेशेंट को टच नहीं करना है। अगर पेशेंट को टच करेंगे तो हमें भी करंट लगने का डर रहता है। तो जैसे प्लास्टिक की चेयर है या फिर कोई अगर लकड़ी कहीं पे अवेलेबल है तो उससे हम पेशेंट को सोर्स से दूर करने की कोशिश करेंगे। जब भी पेशेंट को सोर्स में दूर करेंगे उसके बाद में हमको देखना है कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, उसकी पल्स चल रही है या नहीं। अगर पल्स नहीं चल रही है तो पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है। बेसिक लाइफ सपोर्ट का हमने अलग से एक क्लास लिया था, उसमें बताया है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के बाद में बहुत बार चांसेस होते हैं कि अगर पेशेंट कार्डियक अरिथमिया के कारण अरेस्ट में गया है तो वो रिवाइव हो जाएगा सीपीआर मिलने के बाद में, और तुरंत इसको एडमिट करना है। अब एडमिट करते वक्त, पेशेंट को शिफ्ट करते वक्त उसकी नेक को इमोबिलाइज करना है, क्योंकि अगर नेक में अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजुरीज है तो वो कॉर्ड को डैमेज कर सकता है। कहीं पे फ्रैक्चर है तो उसका इवेल्युएशन करना है एक्सरे करके। इसके अलावा जो भी एडवांस कार्डियक सपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से हमको पेशेंट को मैनेज करना है। अगर उसके पोटेशियम का लेवल बढ़ना है तो उसको हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करना है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा है तो उसको ट्रीट करना है। अगर बर्न्स है तो बर्न यूनिट में एडमिट करके उस हिसाब से फ्लूइड देना है पेशेंट को, और फ्लूइड देने के बाद में आपको सर्जिकल कंसल्टेशन करना है।
एक चीज़ जो समझना है कि अगर पेशेंट अभी भी सोर्स के कांटेक्ट में है और उसको बर्न हो रहा है, उसके कपड़ों में आग लगी, तो ऐसे इसमें पानी नहीं फेंकना है ना। तो ऐसे इसमें आपको उसे सेपरेट करने के बाद में कंबल से लपेटना है और बाद में आप इसको ऊपर पानी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप पानी डालोगे तो करंट लगने के चांसेस ज़्यादा है ना। सेपरेट करने के बाद में, सोर्स से दूर जाने के बाद में आप उसको पानी बर्न के ऊपर डाल सकते हैं। तब तक के पानी नहीं डालना है, अदरवाइज़ वो और ज़्यादा करंट फ्लो करने के कारण डैमेज करेगा। इसमें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रॉमा सपोर्ट है ना, इसके लिए आपको उस हिसाब से आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बहुत बार पेशेंट को फेशियल बर्न रहता है या फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में रहता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ साथ कभी कभी इंट्यूबेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि हमने समझा था कि अगर मायोग्लोबिन यूरिया है तो उसके लिए हमको हाइड्रेशन, डायूरेसिस विथ लैसिक्स और मैनिटॉल और अल्कनाइजेशन विथ सोडा बैकअप ये करना है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस में हमने समझा था कि इसमें प्रोटीन कोएगुलेशन हो सकता है, बाद में कोएगुलेशन नेक्रोसिस हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मसल टेंडन एवल्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मैसिव टिश्यू एडिमा होने के कारण कंपार्टमेंटल सिंड्रोम हो सकता है, रैप्डोमायोलाइसिस होने के कारण मायोग्लोबिन यूरिया के कारण एक्यूट किडनी इंजुरीज हो सकती है। इसके अलावा कुछ इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल में न्यूरोपैथी, सीजर, सिनकोप या फिर टिनिटस, पैरास्थेशिया, वीकनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। साइकोलॉजी में मेमोरी या अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, इरिटेबिलिटी या फिर डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ये हो सकता है। आँखों में लॉन्ग टर्म में कैटरैक्ट्स देखे गए हैं। और फिजिकल में क्रोनिक पेन, फटीग, कॉन्ट्रैक्चर, मसल स्पाज्म, प्रूराइटस और हेडेक, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के जो इंजुरीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हमको समझना है कि हाई रिस्क एरिया कहाँ पे है। जहाँ पे भी सॉकेट बच्चों की रीच में है या फिर पानी के पास में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हीटर और कूलर, और तीसरा है हेयर ड्रायर। ये तीन चीज़ें ऐसी है जिससे मैक्सिमम केसेस रिपोर्टेड है। तो इन चीज़ों को यूज़ करते वक्त हमको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है। वाटर हीटर है या फिर कूलर है, इनको टच करने के पहले आपको इंश्योर करना है कि आप पहले सर्किट बंद करें, है ना, स्विच ऑफ करें, प्लग निकाल ले, बाद में इनको टच करें। जो भी सॉकेट्स है उनसे बच्चों को दूर रखें। कोशिश कीजिए कि वो उनके पहुंच में ना रहे। अगर है भी तो उसको कवर करने के लिए कुछ डिवाइसेस आते हैं जिससे आप उनको कवर करके रख सकें और बच्चे उनको टच ना करें। तीसरा, अगर हाई वोल्टेज लाइन घर के पास से जा रही है तो उसको कोशिश करना है कि उससे चीज़ें दूर रहे, उससे हो सके तो घर दूर बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों में हमने देखा गया है कि हाई वोल्टेज लाइन घर के पास से जा रही है, उसमें कोई पतंग अटका हुआ है और बच्चा उसको निकालने के चक्कर में इलेक्ट्रिकल बर्न का शिकार हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पतंग के कारण हमने काफ़ी बर्न्स देखे हैं। तीसरा, जो भी आप हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको बाथरूम में यूज़ नहीं करना है ना, आपको पानी से दूर उसको यूज़ करना है। एक और चीज़ हमने जो देखी है, जो 3 पिन होती है उसका लोग 3rd पिन निकाल देते हैं और 2 पिन करके जैसे उसको यूज़ करते हैं। या फिर जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कूलर है या फिर वाटर हीटर है, इसमें आपको 2 पिन यूज़ नहीं करना है, आपको इसको 3 पिन यूज़ करना है, क्योंकि जो तीसरा पिन होता है वो बेसिकली अर्थिंग के लिए होता है, ताकि अगर वोल्टेज या करंट ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो उसके थ्रू निकल जाए। तो अगर वो नहीं हुआ है, तो अगर आपने उसका 3rd पिन निकाल दिया है तो इलेक्ट्रिक इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, घर का अर्थिंग बराबर प्रॉपर होना चाहिए। जो सर्किट इंटरप्टर है वो होना ज़रूरी है। बहुत से घरों में सर्किट इंटरप्टर नहीं होता। जो फ्यूज़ होता है उसमें भी वो जो फ्यूज़ वायर नहीं यूज़ करते हुए कॉपर का वायर यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण से वो ब्रेक ही नहीं होता, सर्किट ब्रेक नहीं होता और इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ के एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा, हर अप्लायंसेस के एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसके लिए वायरिंग यूज़ करनी चाहिए। उसी के हिसाब से आपको जो डिवाइसेस के जो गाइडलाइंस है उसको यूज़ करना चाहिए। घर में कोई भी ऐसे क्रैक्ड वायर या फिर हम देखते हैं कि बहुत जगह पे वो 2 वायर को जोड़ के उसके ऊपर एक छोटा सा टेप लगा के छोड़ दिया जाता है, खास करके फंक्शंस में। तो बहुत बार वो टेप निकल जाता है, इंसुलेटिंग टेप निकल जाता है, जिसके कारण से भी हादसे होते हैं। तो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर बच्चों के पहुंच से दूर होना चाहिए, और जो चीज़ यूज़ में नहीं है उसको आपको डिस्कनेक्ट करके रखना चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते वक्त अगर हम स्लीपर्स पहन लें, तो स्लीपर्स क्या करते हैं, स्लीपर्स एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण से अगर शॉक लगता भी है तो वो ट्रैवल करके उसको अर्थिंग नहीं मिलेगा, है ना। डैमेज तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर वो अर्थिंग, अगर समझो वो अर्थ तक के नहीं गया बॉडी के थ्रू ट्रैवल करने के कारण, तो डैमेज इतना नहीं होगा। इसलिए स्लीपर्स यूज़ करना ज़रूरी है। स्लीपर्स या फिर प्लास्टिक की कोई चीज़ पे खड़े होके हम ये चीज़ों को अगर यूज़ करें तो इससे डैमेज कम होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो लकड़ियाँ होती है उसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर वो वेट है तो भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन के इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। और अगर घर में सीपेज आ रहा है पानी के कारण तो उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ा देते हैं।